सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम हेमंत अग्रवाल, होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is structural audit, repairs, कब करना है, when, क्यों करना है, कैसे करना है और कानून कायदे का क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या जरूरत है. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Other questions will be ignored. Before we invite our speaker, Mr. Sumendra Jain, to explain the finer details, I'll just give you a two-line intro. टिपिकली हर बार देखा जाता है कि सोसाइटी के लोग बायलॉ पर निर्भर करते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर कि बायलॉ में लिखा है 15 साल में करना है और फिर हर 3 साल में करना है वगैरह वगैरह. आपको बता दें कि सोसाइटी के बायलॉ का स्ट्रक्चरल ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है. सोसाइटी के बायलॉस को कोई भी अथॉरिटी नहीं है स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में. स्ट्रक्चरल ऑडिट जो करना होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लॉ है, मुंबई में बीएमसी एक्ट और सेक्शन 353 बी के अंतर्गत में स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ करता है, जो प्रिस्क्राइब करता है कि पहला स्ट्रक्चरल ऑडिट उसी के 30 साल के बाद में पहला स्ट्रक्चरल ऑडिट करना. आपकी मर्जी है, आप उसके पहले भी कर सकते हो, आप हर साल स्ट्रक्चरल ऑडिट कर सकते हो, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है. पर कानून की ये जरूरत है, ये रिक्वायरमेंट है, ये कंपल्शन है, मैंडेटरी है कि 30 साल हो गया आपके ओसी को, बिल्डिंग के ओसी को, आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है. स्ट्रक्चरल ऑडिट करने की 6 महीने, रिपोर्ट की 6 महीने के अंदर स्ट्रक्चरल ऑडिट में जो भी रिपेयर्स प्रिस्क्राइब्ड है उसको आपको पूरा करना है 6 महीने के अंदर अंदर. नहीं तो बीएमसी मुंबई में 25,000 रुपए का पेनल्टी लगाती है और उस पे बाद में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की भी संभावना खुल जाती है. कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में मैनेजिंग कमिटी स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा लेती है टोकन सो एंड सो बोल के कि चलो भाई हमने करवा लिया, लेकिन रिपेयर नहीं कराती. स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट शेयर भी नहीं करती है मेंबरों के साथ में, जो कि जरूरी है. स्ट्रक्चरल ऑडिट हो गया, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया जाए, स्ट्रक्चरल ऑडिट की कॉपी सभी को दिया जाए, चर्चा करा जाए और फिर आगे का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और वो करना जरूरी है उनको. ये सब अगर नहीं होता है तो कोई भी मेंबर सोसाइटी का या बाहर का भी, ये जरूरी नहीं है कि आप सोसाइटी के मेंबर ही हो, कानूनी तौर पे कोई भी ये पता चल जाता है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है, बिल्डिंग को रिपेयर की जरूरत है, नहीं करेंगे तो जान माल का नुकसान हो सकता है बिल्डिंग में रहने वालों का और नीचे से लोग गुजरने वालों का, बिल्डिंग में जो विजिटर्स है उनका भी. तो सोसाइटी का कोई भी मेंबर पुलिस एफआईआर कर सकता है मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में
पब्लिक का कोई भी मेंबर पुलिस एफआईआर कर सकता है उस सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में, अगर उस मैनेजिंग कमेटी ने रिफ्यूज किया स्ट्रक्चरल ऑडिट के प्रिस्क्राइब्ड रिपेयर्स को देखते हुए। स्ट्रक्चर ऑडिट का रिपेयर ना करने का मतलब है लोगों के लाइफ को रिस्क में पड़ने के लिए। इस सब चीजों के बारे में आगे की जानकारी के लिए वी हैव इनवाइटेड एंड आवर टुडे स्पीकर इज श्री सुमेंद्र जैन साहब, who will share his knowledge and experiences. Sumendra Jain Saab is a civil engineer from IIT Mumbai, graduated in 1972. इसका मतलब है कि उनको लगभग 50 बरस का एक्सपीरियंस है ये सब कामों में। जैन साहब स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं, पीएमसी सर्विसेज करते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट वगैरह है वो आईएस कोड के हिसाब से है और बीएमसी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करती है। So now I invite Sri Sumendra Jain. Sir, please take over and proceed. Thank you. I'll just... Yes, sir. Please proceed, sir. Thank you, Hemant Bhai. I appreciate this opportunity, and it would be an eye-opener for many of your group members as to the importance and implementation of the structural audit. Structural audit, as you mentioned, by the BMC rule, yes, 30 years. And as you also mentioned that you can do it even earlier. Now, once you occupy the building, you need to check out for the issues which are there in the building so that you can inform the builder that the quality of the construction required some attention. For that very purpose, in my long experience, I have seen some of the top builders as well. They also have in their buildings also there are some issues where the plaster has totally loosened out due to various reasons, and there are some leakages from the open terraces, open balconies, etc. So normally a society, once it is formed, in the first 5 years itself, they should go for an inspection report. An inspection report means a structural engineer will visit the site and he will check out as to if there are any structural problems which are creating these leakage problems or the plaster loosening off. So that is the first report, inspection report, which needs to be done by any cooperative housing society. After that, once they receive it, they should share the copy of that report with the builder to update him that these are the issues, and we would like to know as to where the builder can help the society to do his job. Nowadays, many of these top level builders, they give a good services for the 10 years. The first 10 years, they give some service, or maybe for the 5 years. So depending upon that, as per the agreement, the members in the housing society must make use and get a structural consultant on board and attend to the builder. Now, after 10 years, it is essential and it is very compulsory that they must carry out an inspection report, take out all the quantities of the work to be done, like painting or plumbing problems or some patch plastering. So that comes after 10 years. If after 10 years, if you are not done, for example, then definitely you should do it anything between 10 and 15 years, but that is very, very important. If the society members are not attending to the painting work of the society building or the plumbing leakages or the monsoon leakages, then definitely the structure will start to deteriorate. Once the deterioration starts in the structure, the concrete, the steel bars will start corroding, the concrete will start cracking out,
the plaster will start debonding. Plaster will start also falling off in some places on some tapping or on some vibration. Now, once the inspection report is done, after at 15 years, definitely the society should go for the proper repairs, and there is a procedure which the structural consultant will guide the society how to go about the repairs. All the quantities are worked out, all the issues are noted down, and a bill of quantities is prepared. Then they invite tenders through the newspaper, which is also mentioned by the bylaws that in 2 newspapers you should mention. जैन साहब एक्सक्यूज मी, आपसे निवेदन है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिश्रण में कहें, क्योंकि हमारे कई फ्रेंड्स हैं पूरे इंग्लिश में शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एडजस्ट फॉर आवर फ्रेंड्स. Sure. Most my pleasure. So what happens? आ रही है आपको? हाँ. Yes. So members they should take interest and get audit. After getting the audit, they should go for the repairs as well. And as it is कि सोसाइटी में आप जो सोसाइटी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो फंड होता है, तो वो भी एक है. आफ्टर गेटिंग द एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, if you don't have the money should be collected in advance, and only then you should invite the tenders and the contractors to give their quotation, and then go by the advice of the structural consultant. It is very important that when for the selection of a structural consultant, that he should be registered with BMC, number one. Number two, he should be a civil engineer from a reputed institute as well. So once you get the right engineer on board, definitely that the consultant will advise very properly to the society how all the work should be done. तो आपका बिल्डिंग में जो भी लीकेज का प्रॉब्लम है, जहां कहीं मतलब प्लास्टर लूज हो जाता है और स्ट्रक्चर में पानी जाने से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बिल्डिंग की जो लाइफ है, जैसे हम लोग हेल्थ के अपन जैसे मेडिकल चेकअप कराते हैं, उसी तरह से ये स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है, ये बिल्डिंग का उसका हेल्थ चेक है, हेल्थ चेकअप है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप अपना खुद का अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसी तरह से ये बिल्डिंग का जो हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसको टेक्निकल वर्ड में स्ट्रक्चरल ऑडिट कहते हैं. स्ट्रक्चरल ऑडिट जब वो इंजीनियर करता है, तो वो हर एक फ्लैट ओनर से पूरा डिटेल में लेते हैं कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम है. उन प्रॉब्लम को नोट करने के बाद में if required, then there is non या एनडीटी टेस्ट करके है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब कि बिना तोड़े फोड़े बिल्डिंग को कुछ यानी फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर जो कंक्रीट के हैं, वो हम लोग उसका नोटिंग डाउन करते हैं कि लोखंड का सलिया यानी कितना जंग खा गया है, या कंक्रीट की लाइफ कितनी कम हो गई है, कंक्रीट कितना डिटीरियरेट हो गया है, एंड प्लास्टर कहाँ पर वो उसका डी बॉन्डिंग हो गया है, तो उसकी एरियाज को वर्कआउट करते हैं. फिर डी बॉन्डिंग का उसके कारण वर्कआउट करना पड़ता है कि अगर प्लास्टर अगर लूज भी हुआ तो क्यों हुआ. there are at least 3-4 reasons in the engineering sense whereby the structural consultant should advise the society as to why the damages. ये जो भी बिल्डिंग का जो डैमेजेस होता है, इसके लिए हाउ एंड वाई का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. इफ योर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, दैट मीन्स ही डज नॉट नो हिज जॉब. ये आपको एक ख्याल रखना चाहिए. उसके अलावा जो भी मटेरियल्स को जो सिलेक्ट करते हैं, वॉट एवर कंसल्टेंट इज एडवाइजिंग यू ऑन द मटेरियल्स, ऑल्सो दैट विल बी अगेन द स्टैंडर्ड मटेरियल्स एंड बाय यानी तो गुड कंपनीज नाउअडेज, very top branded companies like Asian Paint and ICI, and there are 4-5 more companies like ICI Dulux, etc. They are all giving you materials
which is required for the plaster as well. यानी प्लास्टर के लिए भी वो आपको रेडीमेड बैग्स देती है जिसमें सीमेंट है, सैंड है और भी केमिकल एडिटिव्स है. So you nowadays you don't have to get a sand in trucks यानी separately. आरसीसी स्ट्रक्चर अगर क्रैक होता है तो वो क्रैक यानी कितना डीप गया है उसके लिए भी वो इंस्ट्रूमेंटेशन से वो पूरा चेकआउट करता है और उससे मालूम पड़ जाता है कि ये कंक्रीट में यानी उसकी ताकत जो जो भी डिजाइन पैरामीटर था उससे यानी कितना कम हुआ है. इस तरह से ये स्ट्रक्चरल ऑडिट का पूरा डिटेल. तो इसलिए बीएमसीए हैज मेड इट वेरी वेरी मैंडेटरी दैट 30 इयर्स के बाद आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट विद एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना ही है. यू कैन नॉट यानी वॉक आउट ऑफ इट. इट्स अ क्रिमिनल negligence by the managing committee of any housing society if they are not carrying out the structural audit as required by the BMC norms. उसका रीजन ये है कि अगर बिल्डिंग गिरती है तो लोग मरते हैं, तो आने जाने वाले लोग पेडेस्ट्रियन को भी ये होता है प्रॉब्लम. इसके लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट हैज बिकम यानी मैंडेटरी एंड ऑल्सो इट इज very important that whatever you are being advised, the work has to be carried out. So that is how a structural audit report helps the society to ensure that the life of the building is enhanced. The quality and the function of the building structure is also maintained. I would suggest that if there are any questions or any Hemant ji, Mr. Hemant bhai. Yes, sir. Yeah, I would suggest that any question answers I think that a session can be it can be taken off. Okay. Have you concluded your lecture, sir? Yes. Okay. Before we start our question and answer, we will take a 2-minute break and then we will start our question and answer session. Friends, please.
Welcome back, friends. Now we will take up our questions. Questions only relating to today's topic. Today's topic is structural audit. So we will be taking up questions only and only relating to today's topic. Please do not ask any questions that are not related to today's topic. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. We will take up questions in sequence. Only one question per person. While asking questions, please switch on your video and please make your questions very short only. So our first question is by Arihant Logistics. Arihant Logistics. यस सर। और सर स्ट्रक्चरल ऑडिट के रिलेटेड थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस जो करते हैं फ्लैट में जो चेंजेस करते हैं जैसे कि शिफ्ट कर दिया ड्राई एरिया को वेट एरिया बना दिया, ये सारी चीजें किस तरह से हैंडल करी जानी चाहिए? क्योंकि नई सोसाइटियां तो स्ट्रक्चरल ऑडिट के दायरे में उसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में नहीं जाना है, लेकिन नई सोसाइटियों में सब लोग बहुत सारा पैसा देके फ्लैट खरीदते तो सोचते हैं कि जो छोटा सा छोटा भी कॉर्नर मिला उसको कवर कर लेवे और वॉशरूम्स वगैरह टॉयलेट्स वगैरह उसको जितना बाहर डाल सके या फिर उसका मिसयूज करना चालू कर देते हैं। तो सर इसमें क्या करना चाहिए? और एज ए कमिटी मेंबर हेमंत जी से भी मैं पूछना चाहूंगा कि एज ए कमिटी मेंबर अगर रिपेयरिंग चल रहा है सोसाइटी के किसी फ्लैट में रिपेयरिंग चल रहा है और वो कुछ ऐसा कर रहा है कि भाई जिससे वो ड्राई एरिया को वेट एरिया में कन्वर्ट कर रहा है, तो कमिटी ने क्या उसके लिए एक्शन लेना मुनासिब होगा? प्लीज बताएं। Shall I answer this point, Hemant ji? Fine. So Arihant, it's a very good point you're actually brought up, क्योंकि आज के तारीख में ये बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है, स्पेशली इन द टॉवर्स। जैसे आपने बताया कि 2 फ्लैट ले लेते हैं, 4 फ्लैट ले लेते हैं एंड दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसके लिए एक प्रोसीजर हैज बीन इज देयर दैट by the bylaws also that the flat owner has to submit a drawing for approval as to what he wants to do, and only after approval he can start the work. So in all these top societies they take deposit, security deposits for the cleaning charges, for the maintenance, etc. And the drawing, once the MC committee receives it, that drawing is again has to be approved by a structural consultant for which the society appoints, and the charges are debited again to that member. Once that approval is given, the structural consultant will only approve for the wet area to be maintained as wet area, number 1. Number 2, the flat owner cannot provide under any condition a toilet block above a dry area like a living room or a bedroom or a kitchen. So that is strictly a no by the BMC bylaw also, and by the cooperative society laws also, that you get it approved. The bylaws of the cooperative society wants to ensure that you get an approval, and the consultant who is a license holder from the BMC has to go through the entire BMC rules, and as per that only he is going to approve it. Because if he does a wrong thing, his license by the BMC. So any flat owner cannot just change or do anything. Now suppose if it does something wrong, there is a laid down procedure that you have to complain to the BMC and also to the police department, and then the action will be taken by the BMC as well as by the police department. That's how it is. Any other questions, Arihant? सर हेमंत जी आपसे ये पूछना चाहते थे कि अगर काम चल रहा है अभी तो एज ए कमिटी मेंबर क्या उसको कैसे स्टॉप किया जाए? क्योंकि किसी ने नोटिस में ला दिया कि भैया ये उधर शिफ्ट कर रहा है और काम चल रहा है, तो कैन वी एंटर द यानी वो प्रीमाइसेस में एंटर करके उसको स्टॉप करवा सकते? क्योंकि वो तो ड्राइंग जैसे सर ने बताया वो ड्राइंग दिया हुआ है, लेकिन उसमें
वो दिखाया नहीं कि वो शिफ्ट कर रहा है उसको, जो बोलते हैं टॉयलेट कमरे वो ड्राई एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं। तो डू वी हैव अ राइट टू एंटर अपॉन द प्रीमाइसेस? अरियन साहब, ऐसा है कि आपका जो घर है आपके लिए वो एक मंदिर है, ठीक है ना। आपका बेडरूम है, आपका परिवार है, आपकी बीवी बच्चे हैं, आपके दादी दादी है, मम्मी पापा है, वगैरह वगैरह, काफी लोग हैं। डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे, छोटा सा आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, आप भी साथ में जवाब दीजिए। तो आपके मंदिर में, आपके बेडरूम में, क्या आप किसी को अंदर आने देना पसंद करेंगे? इज योर हाउस ए पब्लिक प्लेस? व्हाट डू यू से? नहीं नहीं, वैसे नहीं। इट्स नॉट ए पब्लिक प्लेस, ओके। तो कानून अधिकार देता है इंस्पेक्शन करने का ओनली टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज कौन हो गया, कुछ आइडिया है सर आपको? अरियन साहब, बिल्डिंग फैक्ट्री, एमसीजीएम। एक बीएमसी हो गया, एक फायर डिपार्टमेंट वाला हो गया, एक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एक तहसील ऑफिस वाला हो गया। ये कुछ अधिकारियों को अधिकार है कि आपके अंदर, वो भी आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा उनको। वो भी कब एंट्री करेंगे? जब उनको ऐसा लगेगा, खुद को ही लगेगा अपने आप से, जिसको हम सो मोटो बोलते हैं कई बार, कि खुद को लगेगा कि भाई ये वो अंदर ऐसा कुछ काम कर रहा है जिसमें ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को धोखा है और बाकी लोगों की जान माल को नुकसान पहुंच सकता है, बिल्डिंग में रहने वालों का और लोगों के नीचे आने जाने का। तो रिपेयर्स वगैरह के लिए एक सेक्शन है बीएमसी में, बीएमसी एक्ट में 342 342, उसमें दो चीज का वर्णन दिया हुआ है, एक टेंटेबल रिपेयर्स का दिया हुआ है और एक नॉन टेंटेबल रिपेयर्स का दिया हुआ है। टेंटेबल रिपेयर्स क्या हुआ? जैसे प्लास्टर हो गया, पेंटिंग हो गया, आपके फ्लोर के टाइल्स वगैरह बदली करना है, आपका इलेक्ट्रिकल पूरा सर्किटरी चेंज करना है, आपका प्लम्बिंग लाइंस चेंज करना, प्लम्बिंग इनलेट को नहीं, प्लम्बिंग लाइंस इंटरनली चेंज करना है, वगैरह वगैरह। अब नॉन टेंटेबल क्या हो गया? स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए जो ओरिजिनल प्लान में थे आपके। ओरिजिनल प्लान में एक जगह ड्राई एरिया निर्धारित था आपका, तो ओरिजिनल प्लान का जो भी चेंजेस करोगे तो वो नॉन टेंटेबल में चला जाता है। दो फ्लैट के बीच की दीवार निकाल दिया आपने, जिसको एमलगेमेशन कहते हैं। दो फ्लैट है, 101 102, और दोनों ने खरीद लिया, चलो भाई मुझे तो एक बड़ा सा रूम चाहिए, बड़ा हॉल चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो बीच का दीवार निकाल देते हैं, तो एक नॉन टेंटेबल रिपेयर्स में चला गया। फिर आप सोचोगे कि चलो ये जो कॉलम है वही निकाल देता हूँ मैं, जो बीम है ऊपर का वही निकाल देता हूँ मैं। ऐसे भी कई लोग हैं, अगर आप पेपर में गूगल करोगे इंटरनेट पे, तो एक बहुत फेमस केस हुआ था लक्ष्मी छाया बिल्डिंग बोरीवली का, जिसमें एक बड़े साहब ने अपने ग्राउंड फ्लोर में से नीचे पिलर निकाल दिया था उसने, ये बोल के कि मैं उधर तिजोरी फिट करूंगा मैं। तो निकाल तो दिया, तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सवेरे पानी की टंकी भरी तो वजन पड़ा और उसी एन मौके पे वो बिल्डिंग गिर गई। बहुत फेमस केस है। उसके बाद में बीएमसी ने काफी चेंजेस लेकर आए। 2016 में एक्ट भी अमेंड कर दिया, बीएमसी एक्ट में चेंजेस किए। तो कई चेंजेस आपके घर के अंदर टेंटेबल है और नॉन टेंटेबल है। जो नॉन टेंटेबल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो टेंटेबल है उसके लिए ना सोसाइटी की परमिशन लेने की आवश्यकता है, और जो बाय लॉ है उसको रद्दी की पेटी में डाल दीजिए। जो स्टैट्यूटरी एक्ट जो लेजिस्लेचर ने फिट किया हुआ है उसको हटा के उसका परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो टेंटेबल रिपेयर्स के लिए आपको सोसाइटी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नॉन टेंटेबल रिपेयर्स जैसे कि दो फ्लैट का बीच की दीवार निकालनी है आपको, या आपका फ्लावर बेड इनक्लोज कर देना है आपको, वगैरह वगैरह, तो ये कुछ कुछ चीजें बीएमसी अलाउ करती है। सेक्शन 44 एमआरटीपी में ये कवर्ड है। उसके लिए आर्किटेक्ट का ड्राइंग लो, सर्टिफिकेट लो, बीएमसी का अप्रूवल लो। अप्रूवल लेने के पहले बीएमसी बोलता है कि सोसाइटी का या जो मालिक है जमीन का या कोंडोमिनियम का, ये सोसाइटी का, उसका परमिशन एनओसी लेके आ जाओ, फायर ब्रिगेड का एनओसी लेके आ जाओ, फायर डिपार्टमेंट का, ऐसे कई एनओसी दिए हुए हैं। बीएमसी के गाइडलाइंस है 342 के अंदर में, अगर आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा। वो सब सबमिट करो, बीएमसी अगर अप्रूव करता है फीस वगैरह लेगा, अप्रूव करेगा,
आर्किटेक्ट के नेतृत्व में नजर के नीचे वो रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हो, और आर्किटेक्ट बाद में बोलता है कि ठीक है भाई, ये मेरे नजर के सामने चेंजेस हुआ है, इसमें बिल्डिंग को कोई धोखा नहीं है, और मैं ये चेंजेस को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट इश्यू करता हूं। इस कुछ कुछ चीजों को कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आर्किटेक्ट से बोलोगे कि मुझे बीम और कॉलम्स या पिलर ही निकाल देना है, अब वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो नहीं होने वाला है। अब बाकी बचता है सोसाइटी का इंस्पेक्शन का। आई थिंक बायलॉ 46 में शायद सोसाइटी के सेक्रेटरी को परमिशन दिया हुआ है फ्लैट को इंस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन आप खुद जानते हैं कि बायलॉज जो है वो आधे अधूरे दिमाग से बना हुआ है। वो बायलॉज जो आप बायलॉ रेफर करते हैं टिपिकली वो होता है टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी के लिए। टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी में जो फ्लैट होता है वो आपका खुद का नहीं होता है, वो आप वहां पे खाली टेनेंट हो, ऑक्यूपायर हो, यू आर नॉट द टाइटल ओनर ऑफ दैट फ्लैट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो प्रॉपर्टी महाड़ा की है या एसआरए के अंडर में आती है या सिडको की है, यू नो ऑल दोस थिंग्स। उस सूरत में सेक्रेटरी का लायबिलिटी है कि मैं फ्लैट के अंदर इंस्पेक्ट करूं नोटिस देने के बाद में, और जाके अथॉरिटी को खबर करूं कि सर आपकी बिल्डिंग में ये फ्लैट में ये चेंजेस किया हुआ है, इसको रेमेडियल मेजर्स लो, इस मेंबर को यहां से हटाओ या इसको एक्सपेल करो, इसका अलॉटमेंट कैंसिल करो। अलग अलग किस्म के प्रोसेस है उसके अंदर, वो आप इजीली कर भी सकते हो। तो जहां तक आपका प्रश्न था कि सोसाइटी अंदर आके इंस्पेक्ट कर सकती है क्या, अगर आपको बायलॉ फॉलो करना है तो 46 में प्रोविजन है, आप आओ इंस्पेक्ट करो वगैरह वगैरह काम करो। अब आपका दूसरा प्रश्न ये था कि मेंबर फला 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 काम करे जा रहा है वहां पे, सोसाइटी का दायित्व ये है उस मेंबर को नोटिस दो कि आपने आपका आर्किटेक्ट का लेआउट ड्राइंग जो है फ्लैट का चेंजेस का हमें इंटीमेट नहीं किया हुआ है। हमारे फला फला जनरल बॉडी रेजोल्यूशन में ये पास किया हुआ था कि रिनोवेशन काम के लिए ये 10 स्टेप्स आपको लेने हैं। उसमें से शायद हो सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो, काम का टाइमिंग भी हो, इसको बोलते हैं कि दोपहर को 2 घंटा छुट्टी करना है। ये भी हो सकता है कि सवेरे 8 से लेके शाम तक 8 बजे तक ही काम करना है, 8 के बाद में बिल्कुल काम नहीं करना है, रात को भी काम नहीं करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक नोटिस दे दो और उसकी एक प्रति बीएमसी को भेज दो, म्युनिसिपैलिटी को भेज दो, ताकि म्युनिसिपैलिटी को ये अवेयर रहे कि आप अपने घर के अंदर क्या क्या करने वाले हो। और अब बीएमसी का रोल बनता है वहां पे कि वो फ्लैट में आके इंस्पेक्शन करके बाकी सी चीजें देखे, लेकिन सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि दादागिरी से अंदर आए और डिक्टेट करे कि आप ये काम कर सकते हो या ये आप काम नहीं कर सकते। हैव यू अंडरस्टूड आर्यन सर? और कुछ है आपका प्रश्न? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक अप ऑफ मिस्टर राजेश सुले। मिस्टर राजेश सुले सर, प्लीज अनम्यूट। वो जो आपका एक बटन है माइक्रोफोन का, उसको टच करिए सर। मोबाइल पे देखिए नीचे एक बटन है, माइक्रोफोन का सिंबल है, उसको टच करिए, उसको क्लिक करिए। ठीक है, आप कोशिश करिए, फिर ज्वाइन होते हैं आपके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सरोज शर्मा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गो अहेड। सर, हमारी सोसाइटी में जो ये बिल्डर है, ये अभी इस वक्त फाइल नहीं सौंप रहा है, उसके लिए सर क्या करना चाहिए? सोसाइटी पूरी परेशान हो रही है सर। आपका प्रश्न आज के विषय पे है क्या मैडम? आज का विषय स्ट्रक्चरल ऑडिट का है। सर फाइल का है, बिल्डर फाइल नहीं दे रहा है, उसके ऊपर है सर आज मेरा ये तो क्वेश्चन। आप लास्ट में टाइम बचेगा तो आप पूछ लीजिएगा, अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर ही प्रश्न ले रहे हैं, आप फिर से थोड़ी देर के बाद पूछ लीजिएगा। जी। मिस्टर राजेश सोले, आप आ सकते हैं क्या लाइन पे?
Mr. Rajesh Sule? ठीक है. Next question is by Mr. Hariram Chaudhary. यस सर. Mr. Hari, हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि हमारी बिल्डिंग 50 साल पुरानी है और हम रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो अभी तो ऑडिट, वो स्ट्रक्चर ऑडिट की जरूरत नहीं है ना, कंपल्सरी नहीं है ना. हम रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, हमारा काफी प्रोसेस पूरा हो गया है, अपॉइंटमेंट हो गया है डेवलपर का, तो अभी तो कोई जरूरत नहीं है हमको स्ट्रक्चर ऑडिट की. आपका रीडेवलपमेंट में भी अगर सोसाइटी जा रही है तो भी स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत है, और वो कंसल्टेंट ही विल सर्टिफाई दैट द बिल्डिंग नीड्स टू बी डिमोलिश्ड एंड देन अ न्यू कंस्ट्रक्शन. ओनली आफ्टर दैट सर्टिफिकेट your redevelopment work and the new plans will be allowed by BMC. Thank you. okay, next question is by Advocate Dhananjay. Advocate Dhananjay. Mr. Dhananjay, please ask your question. Sir, we can't hear you. Are you speaking? Mr. Dhananjay, can you hear me? I can't hear you, sir. Please adjust your microphone and come back. Next, Mr. Rajesh Sule, are you? Yeah, can you hear me now? Yes. Please go ahead. Okay, my question is with regards to the ceiling or the floor. Okay, so as per the bylaws, correct me if I'm wrong, the understanding is that if there is any damage that is being done to the floor or the ceiling, then the two parties, which is the one person's the member staying below and the member staying above, are supposed to share the cost of any damage that is done. Now, in a situation where, because of the member staying above, which is due to the leakage, the ceiling gets extensively damaged, and therefore, it starts falling apart. What happens in such case? How much is that the member above, if is not willing to cooperate, then what happens in such a case? So this is my question. Yeah, you see, again, a situation like this, the provision is that the member has to inform the society and he has to mark a copy to the deputy registrar. He has to mark a copy to the police department, to the BMC office and the fire department. When you mark all these copies to these people, only then the action will start off. Only writing to the society will not help. You have to write with copies to the BMC department. In the BMC, there is a building department. There you have to address your letter there. Mark a copy to the police department that in eventuality of plaster falling on somebody's head and the person, it's a fatal accident. And so we are informing you. Same way you have to inform the fire department that because of these damages, the structure can collapse. So when you send all these letters to all these authorities, action will be definitely be done. Thank you for giving this advice. Thank you, Hemantji, also for putting this session together. Thank you to both of you. Thank you. Sir, please unmute yourself. Yeah, I forgot that. Thank you, ma'am. तो राजेश जी, आपका प्रश्न में ऐसा समझ में आ रहा है कि there are two flats, let us say. One is 201 second floor and one is 101 first floor. Am I correct, sir? You're right. Okay. Can you put on your video also, please?
वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन प्रॉपरली। तो ऊपर से लीकेज हो रहा है और नीचे वाला नहीं सुन रहा है, ऐसा आपका प्रश्न है? ऊपर वाला नहीं सुन रहा। ओके, ऊपर वाला नहीं सुन रहा है कि भाई रिपेयर नहीं करूंगा, नहीं लीकेज नहीं, होता रहेगा, बिल्डिंग डैमेज होगी, मुझे परवाह नहीं है, और नीचे वाला बोल रहा है कि प्लीज कर दो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ आपका प्रश्न है? एम आई करेक्ट सर? सही है जी। ओके, अभी जैसे जैन सर ने बताया कि आप एक तो वो कर सकते हो, नीचे वाले को अगर तकलीफ है तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जैसे मुंबई में हो अगर आप, तो एक सेक्शन 381 का एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो बीएमसी में। सेक्शन 381 रेड विथ सेक्शन 472। ओके उसमें ये लिखना है आपको कि भाई ये लीकेज एलिमिनेट हो रहा है यहाँ से 201 से, 4-5 लाइन ही लिखना है, ज्यादा इतिहास नहीं लिखना है, कभी भी किसी स्टोरी मत लिखते जाइएगा। और ये लिखना है कि भाई मैं 101 में रहता हूँ, 201 से यहाँ से लीकेज आ रहा है, जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, बिल्डिंग डैमेज हो रही है, बिल्डिंग को ये खतरा हो सकता है वगैरह वगैरह। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप कि आके इंस्पेक्शन कर लो आप। लेकिन ये कदम तब उठाइएगा जब जैन साहब ने जो बोला वो हो जाए, उसके बाद में भी नहीं सुनते हैं कई लोग। 50, कई लोग नहीं, 60, 70, 80% लोग नहीं सुनते हैं। कई लोग अड़ियल टट्टू भी होते हैं सोसाइटियों में, नहीं सुनना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। तो सबसे बेस्ट क्या है कि पहले सोसाइटी का रास्ता आजमा लो, उसके बाद में ये वाला अर्जी कर दो 381 रेड विथ 472 बीएमसी को। बीएमसी आता है, उस फ्लैट का इंस्पेक्शन करता है, फोटोग्राफ्स वगैरह लेता है, आपके भी फ्लैट का इंस्पेक्शन करेगा, फोटोग्राफ्स लेगा, और उसे एक शो कॉज नोटिस इश्यू करेगा 201 वाले को कि आपके फ्लैट से ये लीकेज है, ये मैंने प्रूव कर दिया है, ये आपने ये चेंजेस किए हुए, इसको रिस्टोर करो, ये लीकेज को रिस्टोर करो, नहीं तो हम आके रिस्टोर करेंगे आपके खर्चे पे। एक दूसरा, बीएमसी ऑफिसर खुद जाके मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जैसे कि मुंबई में एक कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट विले पार्ले में है, एक कुर्ला में है वगैरह वगैरह, तो वहां पे 201 वाले के विरुद्ध में वो केस फाइल करेगा, क्रिमिनल केस जिसको कहते हैं, और उसमें सोसाइटी के सेक्रेटरी को पार्टी बनाएगा। मतलब पहले होगा ऊपर वाला फ्लैट ओनर 201 वाला राजेश सुले, सेकंड होगा सेक्रेटरी अनिल शर्मा। ये इस तरह से केस फाइल होगा वहां पे। और उस समय आप ये कोशिश करके देख लेना मजिस्ट्रेट को ये बोल के कि जाओ भाई जाओ, मैं रिपेयर नहीं करता हूँ। आप कोशिश कर लेना ये बोल के, क्योंकि वहां पे तो पनिशमेंट भी है, फाइन भी है 25,000 रुपए का वगैरह वगैरह। ये एक रास्ता हुआ। और उसके पहले सॉफ्ट रास्ता जैन सर ने बताया है, वो आप कर लीजिए। साथ साथ में आप फायर ब्रिगेड को भी सिमिलर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, फायर डिपार्टमेंट को भी। और कोई प्रश्न है राजेश जी? हाँ, थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है इसमें। अभी ऐसे हुआ है कि वो लीकेज हुआ, लीकेज थोड़ी देर बाद उन्होंने, यानी काफी महीने बाद उन्होंने रिपेयर किया। अभी 2 बार रिपेयर किया उन्होंने, लेकिन जो फ्लैट जहां डैमेज है वो क्लोज था। तो 3 साल बाद उनको ये दिखाई दिया कि पूरा उनका सीलिंग ही डैमेज हो गया है। अभी इस स्थिति में क्या कर सकते हो? वेल, टिपिकली आपके पास तीसरा फाइनल रास्ता ये भी है कि प्रॉपर नोटिस प्रोसीजर करके, थोड़ा कानून कायदे का प्रोसीजर करके आप मैटर को कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हो। ओके, कंज्यूमर कोर्ट में लीकेजेस के ऊपर तमाम जजमेंट्स अवेलेबल है, ऑर्डर्स अवेलेबल है, ओके, जिसमें आपको मानसिक व शारीरिक यात्रा तनावग्रस्त वगैरह वगैरह के लिए कंपनसेशन भी किया जाता है। आपका जो रिपेयर कॉस्ट है उसको आर्किटेक्ट को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये 5 स्क्वायर फीट प्लास्टर खराब हुआ है, इसका ये रिपेयर कॉस्ट होता है, ये पेंट का कॉस्ट होता है, वहां से जो पानी नीचे गिरा तो ये चीजें डैमेज हुई, ये फर्नीचर डैमेज हुआ, या ये कंप्यूटर डैमेज हो गया, या ये म्यूजिक सिस्टम। वो एक प्रॉपर प्रोसीजर करने के बाद में आप कंज्यूमर कोर्ट में भी डाल सकते हो, अगर करना है तो। ये एक और फाइनल प्रोसीजर है। ओके, फाइन, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Okay, next question is by Mr. Hari Kamath. Mr. Hari Kamath. Okay, next question is by Gargi Junarkar.
हेलो। यस सर, प्लीज गो अहेड। हाँ सर, वो मोबाइल चेंज किया ना मैंने, उससे आवाज नहीं आ रहा था इसके लिए। ओके। हाँ नमस्ते सर, मेरा एक्चुअली एक ही सवाल था, पर अभी आपने जो पहला वाला क्वेश्चन को जवाब दिया ना, इसके लिए सर उसको लेके दूसरा भी सवाल है, अगर आपकी परमिशन है तो सर 2 सवाल पूछता हूँ सर। आज का विषय का है तो पूछिए सर। हाँ हाँ, एक आज का सवाल विषय का पूछिए ही है, पहले। आज का विषय का ही है सर। आपने जो शुरुआत में कहा सर कि अगर बीएमसी ने आपको नोटिस दिया है सोसाइटी को स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए, और आपने जो नहीं कर पाए तो आपको कुछ 6 महीने का टाइम बीएमसी देता है, ऐसा आपने बोला था। तो वो सवाल में ऐसा था कि सर मान लो अगर कोई सोसाइटी के पास फंड ही नहीं है या कोई मेंटेनेंस ही नहीं दे रहा, तो ऐसे केस में बीएमसी क्या समय बढ़ा के देती है क्या, ये एक सवाल है। और दूसरा भी अभी पूछ लूं ताकि आप साथ में जवाब दे सको सर। मेरे पास क्षमता नहीं है दूसरा प्रश्न को याद रखने की। ठीक है। तो एक एक प्रश्न का जैन साहब। जैन सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। ऐसा है कि सोसाइटी के पास फंड्स होए या नहीं होए, बीएमसी हैज को कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन आपका अगर आप नहीं कराते हैं तो इट इज यानी कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस। आपकी सोसाइटी के जो कमिटी मेंबर है उनके ऊपर यानी कि क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, और वो लोग करते भी हैं, ये आप ख्याल रखिएगा। मतलब सर वो 6 महीने में अगर नहीं किया तो की बात है ना। 6 महीने में अगर आप नहीं करते हैं तो यू कैन आस्क फॉर एन एक्सटेंशन, रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन टू द बीएमसी ऑफिस एंड दे विल गिव यू एन एक्सटेंशन। एक एक्सटेंशन वो लोग देते हैं फॉर अनदर 3 मंथ, 6 महीना पहले देते हैं, बाद में 3 महीने का देते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें फिर वो लिखेंगे इसमें आपको करना ही चाहिए, यू मस्ट डू इट बिकॉज अदरवाइज इट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। BMC Act is also inclusive of criminal negligence also. गर्गे साहब, आपकी जानकारी के लिए इसी को थोड़ा सा आगे डिटेल में बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति समझिए कि 1 जनवरी को बीएमसी ने आपको नोटिस दिया कि आप स्ट्रक्चरल ऑडिट करो। आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट कर लिया, उनकी बात मान के आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट कर लिया। तो लेटर से स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट है 1 फरवरी। अब 1 फरवरी को ये आपका जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर है वो ये बोलता है कि आपको फला फला चीजें रिपेयर करनी है। उसमें क्लासिफिकेशंस है, लाइक क्लास 1, C1, C2 ऐसा करके क्लासिफिकेशंस है। अभी अगर आपका जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये बोलता है कि भाई इसको रिपेयर हो सकता है, जैसे क्लास C1 दिया है तो रिपेयर नहीं हो सकता, ऐसा बीएमसी का कहना है। और बाकी अब C2 है, C2A है, C2B है, C3 है, वगैरह वगैरह। ऐसे दरमियान में अगर आपको स्ट्रक्चरल ऑडिटर बोलता है कि चलो रहते रहते आप रिपेयर कर लो, तो उस रिपोर्ट मतलब मानो आपका रिपोर्ट आया 1 फरवरी का, तो वहां से आपको 6 महीना एक्सटेंशन वगैरह पकड़ के लेटर से साल भर का अंत भी हो गया। उसके बाद भी आप यही कह रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब बीएमसी क्या करता है, बीएमसी बोलता है कि पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन जानमाल का नुकसान आपका भी होगा और लोगों का भी होने वाला है। तो बीएमसी प्रॉपर्टी को खुद रिपेयर करती है अपने खुद के पैसे से, और आपको पूरा का पूरा बिल करेगी वो। और बिल करने के बाद में आपको पैसे भरने, तब आप ये नहीं कह पाओगे मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि तब बीएमसी क्या करेगी पता है आपको, बीएमसी ऑक्शन कर देगी आपकी प्रॉपर्टी को। बहुत आसान तरीका है। और बॉम्बे शहर में दो चार केसेस ऐसे हर समय होते रहते हैं। ठीक है सर, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपने स्टार्टिंग के जो पहले सवाल को आर्यन के जो जवाब दिया ना कि आप जो भी कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो आपने जो अपॉइंट किया हुआ है जो कंसल्टेंट स्ट्रक्चरल और उसको ड्राइंग देना है, और ड्राइंग वो अप्रूवल करेगा और फिर आप काम करेंगे, बीएमसी मान्यता प्राप्त, ऐसा आपने सर जवाब में बोला था। तो सर मान लो ये जो अप्रूवल है वो तो सिर्फ ड्राइंग देख के उसने दिया, कि वो काम पूरा करने के बाद चेक करने के बाद देगा, क्योंकि ड्राइंग तो उसने देख लिया और बाद में जो ड्राइंग हमने किया उसको तो हमने काम अंदर उसने भलता ही किया है।
तो उसका क्या किया जा सकता है वो, और एक अननोन एक आम आदमी है साधारण सोसाइटी में, उसको क्या मालूम पड़ेगा कि इसने किसको ड्राइंग दिया, क्या दिया? तो क्या वो बीएमसी में कंप्लेंट करेगा कि ये तो अगर मैनेज हो गया ड्राइंग देने वाला, हमको मालूम नहीं, ड्राइंग अलग दिया है, काम अलग किया है, कौन चेक करेगा सर? इसमें जब भी अच्छी सोसाइटी में पूरा सिस्टम रखते हैं कि कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं, कंसल्टेंट अप्रूव द ड्राइंग, उसके बाद में कंसल्टेंट इज आल्सो पेड फॉर द विजिट, हर 15 दिन में वो विजिट करता है, विजिट का भी उसको चार्जेस देना पड़ता है वो फ्लैट ओनर को। इन ऑल दिस टावर्स वगैरह जो भी अच्छे सोसाइटीज हैं, दे आर द पेमेंट्स आर डन वेरी रेगुलरली टू द कंसल्टेंट्स and nothing goes out of the drawing, not at all, very strict, because it is again यानी कि criminal offense। अगर कोई approved drawing है और उसके against आप और कुछ करते हैं, it is counted as a criminal offense। आज के तारीख में any drawing approved by a consultant or an architect or BMC, and then if you any changes are made without taking a prior, पहले परमिशन नहीं लेते और आप चेंजेस करते हैं, it becomes a criminal offense। पुलिस साहब एक्शन आपको होता है। इसी में थोड़ा सा और कंटिन्यू करके बताते हैं कि काम शुरू करना आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी से होता है, शुरू होता है वहां पे, आप खुद नहीं शुरू कर सकते वो काम, आर्किटेक्ट के देखरेख में और उसके अंडरटेकिंग में शुरू होता है। आर्किटेक्ट बीएमसी को लिख कर देता है, आप नहीं लिख कर देते हो, ठीक है ना। प्रपोजल जो होता है ना, उसको साइन करना वगैरह वगैरह का जो फॉर्म्स भरना है, सेक्शन 44 एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत में ये सारे प्रोसीजर करने पड़ते, तो वो आप ऑनलाइन उसको अपलोड करो। अपलोड किसको करना है? वो अपलोड करना है आर्किटेक्ट को, और जब काम खत्म होता है तो आर्किटेक्ट को ही अपलोड करना है वो चीज, ये बोल के कि सर ये प्लान का काम था, ये मैंने पूरा कर दिया, मैंने खुद सुपरवाइज किया और ये काम सर्टिफिकेट में आपको दे रहा हूँ। उसके एक प्रति म्युनिसिपैलिटी को जाएगी और एक प्रति फ्लैट ओनर को जाएगी। फ्लैट ओनर का काम है प्रति उठा के सोसाइटी के जेरोक्स कॉपी उठा के दे दो। अगर आप ये सोचते हो कि वो आर्किटेक्ट ही झूठा सर्टिफिकेट देता है, तो इसके चांसेस लगभग रिमोट है। कोई भी जो प्रोफेशनल है, आर्किटेक्ट हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या वकील हो या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, ये सब प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, तो इनका कानूनी दायित्व बना हुआ है। अगर आपने झूठा सर्टिफिकेट दे दिया तो आपका जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है वो तो रद्द हो गया, पहली बात तो वो, और उस पे कानून कायदे के हिसाब से, इंडियन पेनल कोड मतलब क्रिमिनल ऑफेंस के हिसाब से प्रोसिक्यूशन होगा। किस किस पे होगा? वो आर्किटेक्ट पे होगा, वो जो फ्लैट ओनर है उस पे होगा, और सोसाइटी का जो सेक्रेटरी उस पे भी होगा। अब आप कहेंगे कि सोसाइटी का सेक्रेटरी पे क्यों होगा? क्योंकि वो तो आर्किटेक्ट ने गलती किया हुआ है। पर लाइबिलिटी बिल्डिंग का ट्रस्टी को भी है, सोसाइटी के ट्रस्टी को भी है, ठीक है। अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी ने ये देखा कि अरे यार ये तो इसने डब्ल्यूसी का पोजीशन चेंज कर दिया है, वो उठा के 4 फीट से लेके 8वीं फीट पे उसने शिफ्ट कर दिया, तो उसका काम है बीएमसी को इन्फॉर्म करने का और चुप बैठने का नहीं। चुप बैठा तो वो कोर्ट केस में फंसने का तैयारी कर बैठा है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर गर्गी फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सर, बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने दोनों ने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। Thank you। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हरि कामत। हरि कामत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सरोज शर्मा। स्ट्रक्चरल ऑडिट का जो बताया है सब कुछ, वो केवल बीएमसी के लिए लागू है या महाराष्ट्र में सभी सोसाइटी को लागू है, सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लागू है? हाँ, यस। मैडम ऐसा है कि कानून ऐसा नहीं है कि खाली 4 नंबर सोसाइटी को लागू पड़ेगा या 8 नंबर सोसाइटी को लागू पड़ेगा। जो कानून है वो देश के जमीन के ऊपर लागू है। जहां तक महाराष्ट्र की सरकार का क्षेत्र है और जहां जहां म्युनिसिपैलिटीज है, जहां जहां ये वाला पर्टिकुलर कानून वो अडॉप्ट करके बैठे, जैसे मुंबई में बीएमसी एक्ट है, पुणे में पीएमसी है, तो जहां जहां वो वाला कानून है वहां वहां के क्षेत्र में, ज्यूरिसडिक्शन में वो लागू पड़ेगा। एक्ट सभी जगह एक ही होगा ना?
अलग 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 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग म्यूनिसिपल एक्ट्स हैं। जैसे नवी मुंबई का अलग एक्ट है, पर सेम लगभग बॉम्बे का बीएमसी का ही एक्ट लगभग कॉपी किया हुआ है सब जगह। ओके, उन्हीं को धन्यवाद। वैसे ही चलेगा। कल्याण का भी सेम है, डोंबिवली का भी सेम है, नासिक का भी सेम है। वो मास्टर जो एक्ट है, जिस प्रिंसिपल एक्ट है, वो बीएमसी को ही लिया जाता है। ओके, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रशांत जगताप। मिस्टर प्रशांत जगताप। Good evening, sir. Good evening, sir. Go ahead. Sir, I have a question. There is an illegal entrant, एक illegal unauthorized क्या बोलते हैं रेंटल है, उसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है सोसाइटी की तरफ से कि ये इलीगल अनऑथराइज एंट्रेंट है एंड वी नीड टू शो हिम आउट, यानी उनको निकालना है। तो ऐसा केस ऑलरेडी चल रहा है, मगर वो इंटरनल रिपेयर वर्क्स कर रहा है। अभी वो एग्जैक्टली अंदर क्या कर रहा है ये समझने के बाहर की चीज है। तो जो वो इंटरनली काम कर रहा है, तो वो रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर अंदर वो क्या कर रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दो फ्लैट एक साथ है जिसके ऊपर वो केस चल रहा है। तो क्या इस पे आप कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं सर? जैन साहब, Am I audible? Yeah, Yes, you are yes. audible. Yeah, इसमें you again the whole procedure है। सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, he has to issue a notice to the original flat owner. Yeah, and then he has to, after 15 days, he has to mark a copy to the BMC people, to the police department, to the fire department, that कुछ काम अंदर हो रहा है जिसे हमें पता नहीं है, इसके कारण बिल्डिंग गिर सकती है, बिल्डिंग का नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है, etc. Automatically, police department, fire department will take action, and BMC people will also take action. Unless, most important thing is society secretary, if he is not doing his job, it is a criminal offense. तो ये आप ख्याल रखिए। तो he has to write. अगर सोसाइटी का सेक्रेटरी अगर नहीं लिखता है, वो अगर अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तो an ordinary member on behalf of the society, he can write. Okay. And also mark it to that a society secretary is in hands and glove with the flat owner which is occupied illegally, etc. ये सब procedure है, तो follow करना। Even an ordinary member can write, there's no problem, because if something is going illegal, it does not mean that the society secretary only will take action. No, an ordinary member also has every right to take action because he is part and parcel of their building property. ओके सर, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि जो फ्लैट्स है उनके ओनर सब एक्सपायर हो गए हैं, यानी दे आर नो मोर, और वो जो फ्लैट है वो प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए कोई आया ही नहीं है। तो वही केस है एक्चुअली, एंड दिस पर्सन हैज इलीगली ऑक्यूपाइड द प्रीमाइसेस, जिसके लिए कोर्ट केस चल रहा है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करें सर? तो with the help of the court, you can ask the court to issue a stay order, and the property should be locked with the help of the police department. We can definitely take a legal action with the help of police, right? The court will issue a directive to the society secretary and a copy to the police department to help the society and to lock the premises. Okay. And if anybody is inside the flat, he will be taken to the police station. He'll be locked up. So, मगर ऐसा है कि उसके ऊपर अभी कई सालों से केस ही चल रहा है, तो वो केस का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है, तो वो एक बहुत इशू है। आपको कोर्ट के थ्रू आपको एक डायरेक्टिव इशू कराना है टू स्टे ऑर्डर
and the property to be logged till the case is solved. ओके हेमंत जी, ओके क्या इसमें कोई गाइड कर सकता है सर वैसे? जगताप साहब, आपको क्या गाइडेंस हाँ। चाहिए? ये अनऑथराइज ऑक्यूपेंट जो है उनसे उनको बाहर निकालना और मेकिंग हिम स्टॉप द repair works that he is carrying out in the premises or in the flat that he has occupied. बाहर निकालना मीन्स आप चाहते हो कि सोसाइटी उसको बाहर निकाले? वो तो केस ऑलरेडी चल रहा है। हाँ सर, सोसाइटी। प्रॉपर्टी किसकी है, सोसाइटी की है या अनिल शर्मा की है? एक पर्टिकुलर, हाँ, अनिल शर्मा की प्रॉपर्टी है, मगर उनकी तरफ से कोई क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है आफ्टर ही हैज डाइड, एंड द होल controversial situation is still ठीक है, हम there. छोटा सा आर्ग्यू करते हैं, हाँ जी, छोटा सा आर्ग्यू करते हैं, मुझे आप प्रश्नों को जी उत्तर जी जी देते बिल्कुल जाइए। अभी समझो अनिल शर्मा इज द प्रॉपर्टी ओनर, जी हाँ ठीक है, और उसके अंदर सुनील राव घुस के बैठा हुआ है, ऐसा आपका केस जी है। हाँ जी हाँ और सुनील राव अपना फ्लैट में जो भी चेंजेस कर रहा है वो कर रहा है, जी हाँ ये आपका केस है। और आपका केस ये भी है कि अनिल शर्मा का पता नहीं है, मर मुरा गया है या गायब हो गया है या विदेश में बैठा है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन सोसाइटी ने केस कर दिया हुआ है सुनील राव के ऊपर, ये बोल के कि भाई इनको खाली करा जाए। करेक्ट है, आपका ये केस बन रहा है अभी तक? हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें अनिल शर्मा जो है, ही इज डाइड, ही इज नो मोर, ही इज डिमाइज्ड। ठीक है, ठीक है। तो उनका अभी सब उसके पहले जो मुझे ये बताइए सर, उसके पहले ये बताइए, प्रॉपर्टी का जो टाइटल ओनर है वो अनिल शर्मा था जो गुजर गया, करेक्ट है ना? जी हाँ सर। आप अभी क्या ये भी कह सकते हो कि प्रॉपर्टी का टाइटल ओनर सोसाइटी है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो सर? उसका आइडिया नहीं है अभी तक। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है सोसाइटी के पास, वो टाइटल क्लियर नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है सर। आइडिया तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अनिल शर्मा ने बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी, हाँ तो अनिल शर्मा के पास उसका एग्रीमेंट हो गया, तो बिल्डर वर्सेस अनिल शर्मा, ठीक है ना? जी हाँ जी हाँ अगर सोसाइटी ने प्रॉपर्टी खरीदी है तो अनिल शर्मा की जगह में नाम होगा सोसाइटी का, तो सोसाइटी जी हाँ टाइटल ओनर हो जाती है। और जी जब हाँ सोसाइटी टाइटल ओनर हो जाती है तो ही टाइटल ओनर को ही हक है प्रॉपर्टी खाली करवाने का, जी बिल्कुल थर्ड पार्टी नहीं खाली करा सकती है। जी बिल्कुल इस समय सोसाइटी थर्ड पार्टी है। जी हाँ। आपको लगता है सोसाइटी थर्ड पार्टी है, सोसाइटी मालिक है प्रॉपर्टी की? नहीं, आपको क्या सोसाइटी लगता है? मालिक है। सोसाइटी के जो प्रॉपर्टी 101 फ्लैट नंबर अनिल शर्मा का, उसका मालिक कौन है? अनिल शर्मा है कि सोसाइटी है? नहीं, अभी सोसाइटी है, तो ये थोड़ा सोसाइटी के पास उस क्लियरिटी हो जाए। 101 फ्लैट नंबर का एग्रीमेंट सोसाइटी के नाम पे होगा, करेक्ट है? बेसिकली ये जो सोसाइटी जो है, इसमें हमारे पास सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, तो एग्रीमेंट वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इट तो इज, ये मुझे भाड़ा आपको का जो लीज आपको प्रॉपर्टी समझाने होता के है लिए वैसे है। और बाकी हाँ जो जी, हाँ, दोस्त यहाँ ठीक है जुड़े ठीक हुए है। हैं उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी हाँ है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, सोसाइटी है जी या अनिल शर्मा है? अगर अनिल शर्मा है तो अनिल शर्मा के पास में एग्रीमेंट है उसके खुद के जी नाम का कि हाँ 101 बिलोंग्स टू अनिल शर्मा, हाँ बरोबर है? हाँ अभी जी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या सोसाइटी ये बोल सकती है कि 101 फ्लैट का टाइटल ओनरशिप या एग्रीमेंट सोसाइटी के नाम पे है? यस और नो? यस सर। जी हाँ अभी जी हाँ, जो सोसाइटी के नाम पे एग्रीमेंट है 101 फ्लैट नंबर का, जी हाँ सर। वो कैसे हो सकता है सर जी? सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट है, ये एग्रीमेंट है, दो अलग अलग चीज है। आप क्या बताना चाह रहे हो?
वो थोड़ा ग्रे एरिया है, वो मुझे थोड़ा समझ के मैं आप आई थिंक आई नीड टू गेट बैक टू यू। अच्छा ठीक है, मैं आपको दूसरे तरीके से पूछता हूँ। जी। आप दुकान में गए और आपने एक पेन खरीदा 100 रुपए का, हाँ जी। और दुकानदार को बोला कि मेरा नाम ऊपर लिखो, क्योंकि आपको इनकम टैक्स में उसको क्लेम करना है एक्सपेंस के माध्यम से। जी हाँ। तो जिस बिल पे प्रशांत जगताप लिखा है, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत जगताप ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस पेन का एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता है। एम आई करेक्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। अभी एक अनिल शर्मा आ गया, हम्म। बोलता है ये पेन तो मेरे पास में है जी हाँ। और मैं इनकम टैक्स में क्लेम करूंगा। तो इनकम टैक्स वाला बोलता है कि चलो क्लेम कर लो, लेकिन इसके आप मालिक हो पहले वो तो बता दो। जी हाँ। तो वो जो दूसरा आदमी है वो बोलता है नहीं मेरे पास तो बिल नहीं है मेरे नाम का, या बिल प्रोड्यूस भी हाँ। कर देता है और बिल के ऊपर लिखा है प्रशांत जगताप। ओके। हाँ। अभी बिल के हिसाब से मालिक कौन है? प्रशांत जगताप है प्रशांत जगताप। या दूसरा वाला है? प्रशांत जगताप नहीं, प्रशांत ओके। जगताप। अभी आपके केस में वापिस आपके केस में वापिस आओ। प्रॉपर्टी जी। 101 का मालिक कौन है? अनिल शर्मा है या सोसाइटी है? क्योंकि एग्रीमेंट किसके नाम पे है? शेयर सर्टिफिकेट छोड़ दीजिए, शेयर सर्टिफिकेट नहीं, जो ओरिजिनल जो मालिक है हु इज डिमाइस, मेरे हिसाब से वो होगा, वही क्योंकि मानेंगे। एग्रीमेंट उनके ठीक है, साथ रहेगा, राइट? तो आपने करेक्ट कहा, जिसके नाम पे एग्रीमेंट है वही टाइटल ओनर बोला जाता है। एक कानून जी हाँ। कायदा है, टाइटल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोला जाता है। हाँ। उसके हिसाब से अनिल शर्मा उस प्रॉपर्टी का मालिक है, भले वो गुजर गया है या भाग गया है या जो भी कुछ हो गया, दिवालिया जो हो भी गया, कुछ जो हो। भी हाँ। कुछ है। ओके। तो सोसाइटी उस प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए कोर्ट हाँ। में केस नहीं डाल सकती है। वो पहली चूक हो गई वहां पे। ओके सर। ठीक है, कोर्ट में वो पड़ा रहेगा सालों साल, और कोर्ट उसका जस्टिस नहीं दे सकता उस चीज को, ये बोल के कि भाई अनिल शर्मा की प्रॉपर्टी का केस आपने फाइल किया, तो केस आपने फाइल किया तो प्रॉपर्टी आपको दे देता हूं मैं। ये तो होने वाला नहीं है कभी भी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अब बाकी बचा वहां पे जो सुनील राव बैठा हुआ है जो प्रॉपर्टी का कामकाज करा रहा है। अगर हाँ। सोसाइटी को ऐसा लगता है कि सुनील राव उस फ्लैट के अंदर गैर कानूनी काम कर रहा है, गैर कानूनी हाँ। हाँ। डब्ल्यूसी चेंज कर दिया, किचन शिफ्ट कर दिया, या पिलर कॉलम बीम तोड़ दिया वगैरह वगैरह, तो सोसाइटी का काम है बीएमसी, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को खबर करे। ओके। बस इतना ही रोल बचता है सोसाइटी का, और कुछ भी नहीं। हम्म। सोसाइटी के लोग फ्लैट के अंदर घुसेंगे हम्म। तो सोसाइटी के ऊपर क्रिमिनल केसेस फाइल हो जाएंगे। 3 ओके। साल का मुफ्त खाना पीना जेल में सुविधा है सरकार की तरफ से, जबरदस्ती घुसने का। एनीवे, ओके। थैंक यू मिस्टर जगताप फॉर ए लेंथी डिस्कशन। ओके सर। सर बीएमसी, फायर ब्रिगेड और क्या बताया आपने सर? पुलिस खाते में कंप्लेंट। पुलिस के। ओके सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कविता गुप्ता। कविता गुप्ता। Good evening, sir. Hello. Yeah, ma'am. Can Switch you on hear your me? video, please. Switch on your video. Sir, permission for camera was denied. Madam, our format is no video. We do not allow questions. Just Try to do it after some back and come back. Next question is by Sashi Mishra. Sashi Mishra. Hello, Hemanji, good evening. Am I audible? Yes, please go ahead. Acha, Hemanji, I just have a quick question. The society where I stay, जहाँ पे मैं रहता हूँ, basically the flat owner, the husband, primary owner and his wife, both have expired. आज के विषय they का were- प्रश्न है ये? हाँ, ये मतलब यही है। आज का विषय का प्रश्न तो ही पूछिएगा। आज का विषय है स्ट्रक्चरल ऑडिट। स्ट्रक्चरल ऑडिट के हिसाब से तो नहीं है, बट अभी जैसे इन्होंने ट्रांसफर का या इलीगल का बात किया था, आई जस्ट वांट टू गेट अ ठीक है, लास्ट तक रुकिएगा, पहले हम स्ट्रक्चरल No ऑडिट worries, के no सब worries. प्रश्न ले लेते हैं, Perfect, फिर आगे perfect. बढ़ते हैं। कविता मैडम, आपका प्रश्न? ये सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। हमारे घर का पोजीशन लिए हुए 5 years कंप्लीट हो गए हैं, और उसमें अभी हमारा न्यू टेनेंट रह रहा है 1.5 साल से। तो अभी हमने पूछा तो उसने हमें बताया कि वहाँ पे सीपेज हो
हो गया है घर में वॉल्स में, वो बाथरूम से आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है सीपेज। तो हमने किसी प्लम्बर वगैरह को, उसी ने किसी प्लम्बर वगैरह को बुलाया, तो ही इज आस्किंग फॉर 3 lakhs फॉर रिपेयर्स। सर वो खर्चा कौन देगा? आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट इट। जैन सर। For any leakage problem, etc., the society has to appoint a structural consultant who will inspect the problem, and he will give the guidance as to how this problem is happening. There are instruments which can measure the moisture in the wall and the slabs, and he can point out as to how the leakage is happening and how the water is finding its way and it is causing dampness, etc. Now, once it is established, then the society, if the leakage is because of the common pipe of the building, then all that cost has to be handled by the society. If there is a problem from the internal leakages of the pipeline from the upper flat, then it has to be shared between the two members. That is as per the bylaw. Sir, the situation is, it is happening from our washrooms only. It's nothing to do with the neighbors or outside common If it is happening from your own flat because of the leakages, etc., all the concealed drainage and water supply pipelines, then you need to get it repaired. Yes, definitely. Yes. So, but then who will do the expenses, like my tenant or me? The owner of the flat. That means you, yourself. Okay. Yes. क्या डिफिकल्टी आ रही है मैडम? सर वो हमारे फ्लैट में टेनेंट्स रहते हैं, हमको 5 years हो गया पोजीशन लेटर लिए हुए। तो पूछने पे उन्होंने हमको बताया, किसी और ने अपना प्रॉब्लम डाला था सीपेज का, तो आई थॉट कि मैं भी अपने टेनेंट से पूछ लेती हूँ। तो तब उन्होंने बताया कि वॉल में सीपेज आ रहा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है और डैमेज हो रहा है वॉल्स में। तो फिर उन्होंने ही किसी प्लम्बर को बुलाया था। नीचे से ऊपर जा रहा है? हाँ, क्योंकि वो वॉशरूम से पानी सीपेज हो रहा है, आई थिंक लीक हो रहा है, और वो वॉल्स में मॉइस्चर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जैन साहब, नीचे से ऊपर पानी जा रहा है, व्हाट इज दिस फिनोमिना? इट हैपेंस दैट कि जब लीकेज होता है इन द फ्लोरिंग, एंड बिकॉज द बेडिंग मटेरियल अंडर द टाइल्स इज वेरी वीक, द वाटर by the capillary action will rise up into the brick walls. Yes, but that estimate of 3 lakh rupees is very doubtful. Honestly speaking, I do not know what kind of a large area it is you are looking at. I would suggest get a consultant who will inspect and give you the solution and the estimate. Just getting an estimate directly from the plumber is not recommended. मैडम ऐसा भी है कि अगर आप ये पूछ रहे हो कि टेनेंट रह रहा है 5 साल से, मैं मालिक हूँ, खर्चा कौन करेगा? खर्चा तो करना है मालिक को ही, क्योंकि मालिक की प्रॉपर्टी है। टेनेंट तो कल 5 साल 1 महीने के बाद में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रश्न ऐसा है कि टेनेंट की वजह से ये लीकेज हो रहा है, टेनेंट ने कुछ वहां पे खोद दिया या ड्रिल कर दिया या और कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसके वजह से ये लीकेज हो रहा है, अगर आप वो आइडेंटिफाई करो तो यस, फिर वो टेनेंट को खर्चा करना है, और वो आइडेंटिफाई करना आपकी जवाबदारी है, मकान मालिक की जवाबदारी है। और कोई प्रश्न मैम? नहीं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मिस्टर शशि मिश्रा। Am I audible, Hemant ji? Yes, please go ahead. Okay, now this is a question which is very tricky actually. हमारा सोसाइटी रीडेवलपमेंट में गया हुआ था, 44 members को घर नहीं मिला, and there was an agreement between the member, original member, and the developer that instead of giving a member somewhere outside house or a rent, उन्होंने primary member जिनका घर है उनको पूछ लिया कि can I give the house on rent to another member of the same society. They agreed on common terms. There was an agreement between the developer and the flat owner, and the developer and the other member of the society. Now the primary member has passed away. घर ट्रांसफर हुआ वाइफ के नाम पे, वाइफ ऑल्सो पास्ड अवे, 2 बच्चे थे. In the last AGM held in September 22,
the flat was transferred in both the sons' name. Now the question is, the two sons, the agreement between the developer and the parents has already expired in 2019. The other member of the society who is staying in the flat is not ready to vacate the flat, telling that मेरा developer से बात हुआ है, आप developer से बात करो. And the maintenance assessment tax, the two sons are bearing, but he is not giving the vacant position of the flat to the two sons. He has sent them notices. He has sent a notice to the developer. He has sent a notice to the society, to the member who is occupying the flat illegally, and they are not vacating. Society is not helping them at all. What आपका do we प्रश्न do? ऐसा है कि मालिक का फ्लैट वेकेट करने के लिए आप सोसाइटी का हेल्प लेना चाह रहे हैं. आपका प्रश्न लगभग ऐसा He's a कुछ आ रहा member. है. He's a member of the committee. The person who is staying in the flat is a member of the committee. नो सर, फ्लैट का मालिक है अनिल शर्मा. जी. Am I correct? Perfect. ठीक है. अब अनिल शर्मा का फ्लैट में कौन रह रहा है? सुनील रह रहा है. जी. और अनिल शर्मा ये चाहता है कि सोसाइटी सुनील को वहां से निकाल दे. क्या आपका प्रश्न ऐसा कुछ है? सोसाइटी भी हेल्प करे और डेवलपर भी हेल्प करे, बिकॉज द एग्रीमेंट जो मिस्टर अनिल शर्मा के पिताजी के साथ था, डेवलपर के साथ था और मिस्टर अनिल शर्मा के साथ था, और डेवलपर के साथ और वो दूसरे मेंबर के साथ था, सुनील शर्मा के साथ था. अब अनिल शर्मा जी गुजर गए, फ्लैट ट्रांसफर हुआ वाइफ के नाम पे, एग्रीमेंट डेवलपर और अनिल शर्मा के वाइफ के नाम पर हुआ. अनिल शर्मा की वाइफ भी गुजर गई, तो कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से वंस बोथ द मेंबर्स आर पास्ड अवे, द एग्रीमेंट बिकम्स नल एंड वॉइड. अब सुनील शर्मा जो है वो फ्लैट छोड़ने को रेडी नहीं है, बिकॉज ही इज टेलिंग कि डेवलपर इज सपोज टू गिव मी अ हाउस बिकॉज माय प्रॉपर्टी इज नॉट मेड. द फ्लैट इज सोसाइटी का क्या लेना देना है सर? सर सोसाइटी का क्या लेना देना है? सोसाइटी कैसे खाली करवाएगी? वसूली करेगी, दादागिरी करेगी? नहीं, ये नहीं, एटलीस्ट वो बोल सकते हैं ना, या तो आप रेंट दो या कुछ तो दो, बिकॉज प्राइमरी मेंबर सफर हो रहा है इसके अंदर. सर सोसाइटी से क्या लेना देना है? सोसाइटी सर्विस प्रोवाइडर, और चलो स्वीपिंग का सर्विस दे दिया, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, पानी दे दिया, बस उसका रोल सिर्फ उतना ही होता है. बट सर एक अगर दोनों मेंबर सोसाइटी के हैं, एक एग्रीव्ड मेंबर है, उसको कैसे हेल्प करे कोई? जिसके नाम पे फ्लैट है उन्होंने सोसाइटी को भी नोटिस दिया हुआ है, जो रह रहा है वहां पर बंदा उसको भी नोटिस दिया हुआ है, डेवलपर को भी नोटिस दिया हुआ है. पर इसमें सोसाइटी का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं हो सकता है. सोसाइटी का लिमिटेशन होता है, और मेंबर को फ्लैट खाली कराना है या उस फ्लैट के संबंधित में कुछ भी करना धरना है, तो कानून कायदे का, व्यवस्था का सपोर्ट लेना है. सोसाइटी का कोई सपोर्ट नहीं है इसके अंदर. एंड सर जो सुनील शर्मा है, इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी आल्सो, तो डज नॉट मैटर, लेट हिम बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो. ओके, सो इट्स टोटली इलीगल. वी कैन गो डू पुलिस केस आल्सो अगेंस्ट हिम. हाउ विल यू डू? इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी, नो, इट इज नॉट सोसाइटीज प्रॉपर्टी. अभी तो आप थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया किसी मेंबर की बात कर रहा हूं मैं, जो मेंबर जिसके नाम पे हुआ है, दोनों बच्चों के नाम पे, कैन दे गो एंड दे हैव ऑलरेडी सेंड लीगल नोटिस. जो सिर्फ और सिर्फ मालिक है वही पुलिस कंप्लेंट कर सकता है. थर्ड पार्टी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकती. नहीं, थर्ड पार्टी नहीं करना है, मैं सिर्फ उनके बिहाफ में पूछ रहा हूँ. आई जस्ट वांट टू नो अ रेमेडी कि द प्राइमरी ओनर जिनके नाम पे घर ट्रांसफर हुआ है बच्चों के नाम पे, दे कैन टेक पुलिस हेल्प इन दिस. यस. ओके, ग्रेट. वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन बाय सरोज शर्मा. थैंक यू सर. सरोज शर्मा. गुड इवनिंग सर. हाँ, पूछिए मैम. सर मैं आज ये जो हमारी सोसाइटी का जो बिल्डर है, ये सोसाइटी की फाइल नहीं सौंप रहा है सर, उसके लिए क्या करना चाहिए? और सोसाइटी बहुत परेशान हो रही है. सोसाइटी रजिस्टर्ड है? पुरानी कमेटी के हिसाब से रजिस्टर्ड है, लेकिन जिस कमेटी से रजिस्टर्ड है वो उसका चेयरमैन बर्खास्त हो गया है सर. तो आपके जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है उनको जाके मिलो, कोऑर्डिनेट करो, उनसे बातचीत करो, देखो कहीं और कोई सॉल्यूशन निकल सकता है क्या. कोई भी मेंबर पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है इस चीज को लेके. ओके सर. चक्कर ये है ना सर कि बिल्डर भी यहाँ से छोड़ के जा चुका है, अब करें क्या सर? अगर कोई भाग गया है तो उसके बारे में उसको लुकआउट नोटिस निकलेगा. इतना सब पैसा है क्या सोसाइटी के पास में करने के लिए, मेंबरों के पास में? वो सब देखिए, काफी बड़ा लंबा चौड़ा कानून कायदे का प्रोसेस करना की जरूरत होती है.
Anyway, thank you, madam. Thank you, sir. Okay. Mr. Rajesh Sule, you have another question? Mr. Rajesh Sule? मोरे साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Yeah. Are you उनका आवाज नहीं आ audible? Yeah. So the situation is that we carried out major repairs. Now, one particular member, 70% of the repair work was carried out by the society. The 30% that was remaining during the process of carrying out that repair work, what happened was that there were very unreasonable demands that the members started putting forth. So the society was very clear that this is the scope of the work, and we will do only the scope of the work. Now the member said, no, you need to kind of go beyond the scope of the work and get it done. So the society was very clear in saying that only the scope of the work will be done, with because of which the work could not be carried out. Now the member also kept delaying handing over the the area for work. Now the society kept following up. It was not done. The unreasonable demands kept happening, and now the situation is that the major repair work has been completed. However, the society ensured that the area affected from outside has been carried out, with obviously a very clear communication to the member saying that even if there is any problem that arises, will be solved, which is within the scope of the society. Now that member is defaulting on payment, what is the course of action that the society can take? Jain sir? Yeah. See, normally in a case where the flat owner and the society has to do a repair work together, where the contribution from the flat owner also has to come into the picture, it is a duty of the society to take that money in advance from the flat owner under an agreement that so and so money has been received by the society for the following repair work under the consultant, etc., etc. Society should not have started the work in advance before getting the money from the flat owner. That is the standard practice. So what the society did is that, because the sum was quite large, they kind of created a way where the payment can be done in easy installment. Also, in the AGM, the society basically passed with the members, all the members' consent, that this amount of money basically also becomes a part of the maintenance amount. Okay. So that is what the society has gone ahead and passed in the AGM. So it becomes a part of the maintenance amount. So under the bylaw of the society, if maintenance, if is not paid, then the fact is that the society can go ahead and make a complaint with the registrar for a case for getting the amount of money recovery. You see, unless there is an agreement, unless there is some correspondence between the member and the society, unless there is some understanding between the two parties, only then this repair work should have been started by the society. The society should not have started just the work and just spending the money unless a clear picture is there with a certain milestones, with certain responsibilities, and a consultant or an architect to certify the issues. Okay, if we now have a precedence where we have gone to the registrar and on a defaulting member we have been able to recover, I can use that as a precedence to take a case against this member. You can do it, but it is very tough to tell you the fact. I am not against the registrar office, but to get things done by the registrar's help, etc., it costs a lot of time, energy, money, everything. It is better that the society handles its role and responsibility with the flat owner itself in a very proper manner.
But sir, if I have already Mr. out Rajesh, of Mr. Rajesh, sorry, we are not providing consultancy here. no. Uh, I was just getting direction from you. So what okay, you're giving me is a thought process. So I'm thankful for okay. that. So Thank you, so I sir. think so. I Thank you. got you the the direction that you're kind of trying to push me around with. Okay. Thank you, Mr. Rajesh, for joining in. Yeah. Anybody has any other questions before we conclude today's webinar? और किसी को कुछ पूछना है, please? सर Yes. छोटा सा सर, वो जो आपने वो प्रशांत जी को आपने वो अपना जवाब वीडियो पहले वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर पूछिए सर. हाँ जी सर, आपने वो शुरुआत में भी वो प्रशांत जी को कुछ आपने बताया ना कि वो अनिल शर्मा का फ्लैट था, वो डेट हो चुका है, उसका रेट में एग्रीमेंट, दूसरा आदमी रह रहा है, स्ट्रक्चरल का अंदर काम कर रहा है. तो सर जब अगर वो अनिल शर्मा मर गया है, उसके वारिस अगर नहीं मिल रहे तो सोसाइटी वो प्रॉपर्टी सर गवर्नमेंट को जाना चाहिए ना. सोसाइटी गवर्नमेंट को लिख सकती है कि भाई इसका प्रॉपर्टी का कोई है ही नहीं और ये इसको तो हम जानते ही नहीं और ये अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं. सर ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू. Sir, I have another question. यस मैम, गो अहेड. Yeah. Sir, in our society, like we have one cluster, and there are 4 wings into that. All 3 BHK flats builder has sold us. But in B wing, the problem is he has joined 2 units. So 2 registrations are done for B wing. And because of that, their service charge has become double. And for that, they are not happy. And they want to separate they want to maintain their society by themselves for B wing, which will create a lot of trouble for other wings because admin office is under B wing, gym is under B wing, party hall is under B wing. So how do we solve this problem? Gents have any idea? As I understand, so how many wings do you have, madam? 4 wings, A, B, C, D. Right? When the when the BMC drawings have been submitted, approved, and constructed, if there are four wings, and if there is one cooperative housing society, and if you want to split the maintenance charges between A, B, C, D, it is not permissible under any circumstances. Okay. Unless by a written agreement, the society members, they decide, but for which again you will need to have separate underground tanks, separate set of water pumps, etc., etc. There are a lot of things which are required separately, and then you need to inform the BMC, you need to inform the cooperative society office, the deputy registrar as well. जैसा कविता मैडम का प्रॉब्लम ऐसा है कि क्लब हाउस जो है वो बी विंग में है. ए बी सी डी है, लेकिन बी विंग में क्लब हाउस है. अब ऑब्वियसली उनका कहना ऐसा है कि ए वाले सी और डी विंग वाले बी विंग में जाके क्लब हाउस यूज करते हैं. मैडम करेक्ट? यस सर. सर अभी सेपरेशन नहीं हुआ है, बट दोज गाइज आर दे आर ऑलमोस्ट ब्लैकमेलिंग अस कि आप हमारा. ओके, बट टेल मी नाउ, डू यू हैव ए क्लब हाउस इन सी विंग, D wing or A wing also? Sir, I don't stay here there, so I have no idea. Okay, let us take this whole thing hypothetically and we will discuss this thing. Yes. Now, presuming there are A, B, C, D wings, the builder made it. So now builder also defined that this will be one society or 4 societies that will be recorded in the recitals of the agreement between all these 4. Presently, one society. Presently it is one society. Yeah. Then also in that layout plan, जैसे 4 सोसाइटी है ना, A B C D, तो 4 लेआउट, अपना एक लेआउट प्लान में 4 बिल्डिंग बनाई है उसने, 4 टावर, और हर जगह उसको कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया हुआ. Yes, sir. और उस लेआउट प्लान का जो भी उसने ब्राउचर निकाला होगा, प्रोपोगंडा शीट निकाला होगा उस समय, या इम्यूनिटी शीट निकाला होगा, उसने क्या बताया होगा उसमें कि क्लब हाउस एक है और सारे लोग यूज करेंगे उसके अंदर. सर एक सेपरेट क्लब हाउस अलग है जो पूरी सोसाइटी का है. हमारा एक क्लस्टर है उस सोसाइटी में, तो उस क्लस्टर के अंदर भी उसने हमको छोटा सा पार्टी हॉल, छोटा सा जिम, ये सब दिया है, तो वो बी विंग के अंडर आ रहा है. Well, in this case, अगर
टोटल टू टोटल सेपरेट क्लब हाउस अलग से एक कोने में मौजूद है हाँ जो बहुत बड़ा चारों है। सोसाइटी वाले यूज कर सकते हैं। नहीं वो पूरा लोडा स्प्लेंडोरा यूज कर सकता है। तो सॉल्यूशन ऐसा ही है कि आप चारों विंग्स की अलग अलग सोसाइटी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद अ डीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल द सोसाइटीज, डीड ऑफ रजिस्टर्ड अंडरस्टैंडिंग, रजिस्टर्ड डीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड उन चारों सोसाइटीज का एक सिंगल फेडरेशन बना लो, या तो एसोसिएशन ऑफ सोसाइटीज बना लो, फेडरेशन ऑफ सोसाइटी और एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी। So this association of society or federation will execute a registered deed of declaration, a deed of settlement, a deed of understanding of the common amenities services that are available for everybody at so and so terms and conditions. उसका बिजली का बिल कौन भरेगा, लाइट का बिल कौन भरेगा, साफ सफाई कौन करेगा, वगैरह 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 सारे वो डीड में आप उसको दर्शा सकते हो। The deed parent body will be of course this federation or the association. This can be done, but with mutual understanding. If still people are not ready to cooperate, then you can file a declaration suit in the civil court, all of them, the majority of them. So all will be compelled to follow and comply with the original brochure of the layout plan that the builder must have propagated at that time. थोड़ा होमवर्क होगा, लेकिन ये हो सकता है। It's not a complicated thing, but a document extensive project that you can see. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा चारों विंग्स का अलग अलग सोसाइटी? नहीं मैडम, हर जगह आजकल ऐसा ही है। एक फ्लैट में 4 भाई रह रहे हैं, कंफर्टेबली रह रहे हैं, 4 बेडरूम है, लेकिन एक भाई या उसका परिवार बोलता है मुझे अलग होना है। कॉमन है ना, आप एडवोकेट, आपको तो आप ये सब चीजें आप तजुर्बा कर ही चुके हो। तो I mean, like if there is going to be a dispute, then it is best to settle out, separate, stay peacefully, so that at least basic social relations are maintained. Otherwise, whatever little emotions or sentiments are supposed to be remaining, that will also vanish off. As I said, it is not a very complicated thing, but a document intensive thing. It will require a proper strategic bent of mind to prepare all these documents, but it can be done. Legally simple है, कोई problem नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। यस सर, यस सर। सर ये सेशन जो रिकॉर्ड हो रहा है वो YouTube पे कौन से चैनल पे अवेलेबल रहेगा? कुछ बता। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हो तो इसका हम पब्लिकेशन करते हैं, नहीं तो CHS हेल्प फोरम का YouTube चैनल भी है, उसमें आप स्काउट अराउंड कर लीजिएगा। पहले के लगभग हम 100 वेबिनार कर चुके, सबके सब YouTube उसके अंदर मौजूद है। ओके सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? मिस्टर संजय, आपको कुछ पूछना है सर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। आपके हाँ पूछिए सर। Hello, sir. In our society, considering the irregularities, okay, in the annual audit reports and other things, okay, we raised the complaint to the registrar. After vigorous follow with the registrar, finally the registrar has sent the a letter to the managing committee, okay, asking for explanation within 15 days. Okay, thereafter, and a copy was also given to me. Okay. Thereafter, we had one meeting, general meeting, okay, where the existing committee members have mentioned that there was a complaint from the members to the registrar office, and we have already clarified all their doubts, and they're happy with it. But I'm sure, sir, okay, there's nothing they can, make them comfortable to the registrar, because there are so many flaws. We have given the complete the proofs
under documentations, a huge file to the registered office, but thereafter there was no communication from the registered office. What is the status? So in that case, what do you advise? Can we file the RTI application asking for the status of that the complaint or the inquiry which is being carried out? Or Yes, sir. Yes, sir. You can do that. You follow up with the deputy registrar using the Right to Information Act. You can make a simple application by affixing a 10 rupee ticket also, court fee stamp, saying कि इसका मुझे ये फला फला documents की copy दे दो. You can also file an application under what is called as prevention of delay. We have a webinar video also. We search it out. कैसे क्या करना है, ये सब रास्ते हैं. बट आप ये ध्यान रखें कि अधिकारी के सामने एक विजिट में काम नहीं होता, 10 विजिट में भी काम नहीं होता. yes, और साथ शायद 100 विजिट पे शायद एक बार काम हो जाए. तो absolutely. कोशिश करते रहना है, बाकी और कुछ नहीं. और अगर आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो कम से कम विजिट ज्यादा होंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा. यहाँ पे तो अधिकारी के पास जाके ऐसा है कि अंधेरी गली में आप घूम रहे हो, पता नहीं कौन सा कहाँ कब जाना है वगैरह, ये परिस्थिति हो जाती है. So in this case, okay, do they keep us informed that what is the status of their own, or we have to file the RTI application only? That is one query for me. Okay, second thing, okay. Take one question at a time, sir. I am not that intelligent to remember 2 queries. Sorry. No. So, do you जैन advise साहब, us आप to? कुछ बताइए सर इनके क्वेरी का समाधान, आपका तजुर्बा. हाँ, ऐसा है कि you have to follow up. There is no doubt about it. You have to write again, and the same letter, when you send it repeatedly, then you have to say reminder 1, reminder 2, reminder 3. So you have to basically send those reminders that you have not responded, and make sure that the copy of that, it also goes to another senior person. That is Pune office, no? Yeah. मतलब जहाँ पर भी है, if you are in Mumbai, then मतलब Belapur is there and all that. You are talking about the RTI application copy or the follow-up which we are doing it with the registrars? The first is the follow-up. Apart from the follow-up by the letter, you should also make a physical visit and attempt to meet the officer as well, so that it goes on record that you were there. Okay. Yes. Okay. Because thank you. Because Mr. Sanjay, thank you. We do not have much time left now. Okay. We have to conclude our webinar. Okay, sir. And before concluding our webinar, I have to. I'm very much obliged to Shri Sumendra Jain for sharing his knowledge and experiences for the benefit of our friends over here. Thank you, Jain sir, and I'm really obliged for your presence in our webinar. Thank you. We will conclude our today's webinar. Thank you all friends for joining and supporting today's webinar. Thank you, sir. Thank you very much. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending. Thank you very much, sir. Thank you, Jain, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Attending this Good knowledge night, and all. experience sharing webinar. Thanks Wishing for all taking friends this a healthy and peaceful life forward. Thank you. Thank you sir. everybody. Thank you very much. And bye bye. Thank you. Have a great Bye-bye. Sunday. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. Thank sir. you, Thank sir. you very much.